सौंपेगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जांच कमेटी को 2 महीने का वक्त दिया गया है। 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये जांच कमेटी बनाई गई है, क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील का, सुनिए। सुरक्षित रहे तो कमेटी उस चीज पे जो सुजा कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए हैं उस पे पूरी इंक्वायरी करेगी, साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट की भी करेगी। सेबी जो है ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके द्वारा कहा गया है और हमारा मैकेनिज्म मजबूत है तो वो अपने लेवल पर कर रही है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और सेबी द्वारा वे रिपोर्ट अलग से कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। बाकी का जो कमेटी के लिए इश्यूज फ्रेम किए हैं, जो वर्तमान में और भविष्य को देखते हुए वह इश्यूज फ्रेम किए गए, उस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट। ठीक है, हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये जो कमेटी बनेगी ये किन किन पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी 2 महीने में? अनुराग, इस कमेटी को गठित करने का मकसद सीजीआई ने साफ कहा है कि ये जो पूर्व न्यायाधीश हैं अभय मनोहर सप्रे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और इसके पीछे का मकसद ये है कि जो छोटे निवेशक हैं भविष्य में उनको इस तरह के नुकसान का सामना न करना पड़े, जैसा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद निवेशकों को नुकसान हुआ है, जिसकी जांच भी जारी है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कमेटी है ये देखेगी ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे भविष्य में इस तरह की बाजार में जो उठापटक हुई, जिस तरह से रिपोर्ट आई, ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। इस कमेटी को बनाने का मकसद यही है कि वो सारी चीजों का अवलोकन करेगी कि जिस तरीके से ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मार्केट में जो उतार चढ़ाव आया, निवेशकों का नुकसान हुआ, वर्तमान में और आने वाले समय में फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ये कमेटी वो भी उसका भी मैकेनिज्म तैयार करेगी और जो सेबी की जांच चल रही है इस मामले में उस जांच की निगरानी भी करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ये जो कमेटी है उस जांच के अंदर किसी तरह का दखल नहीं देगी, जांच का अवलोकन करेगी और सुप्रीम कोर्ट को उससे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। तो हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब की बार किसकी सरकार, न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और इस वक्त के जो रुझान है वो आपके सामने है। सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हुई है और देखिए 11 बज चुके हैं। 3 घंटे की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। नागालैंड में बीजेपी, त्रिपुरा में बीजेपी और मेघालय में किस तरीके का समीकरण बनेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार। बिल्कुल, ये बड़ी अहम खबर। त्रिपुरा में बीजेपी की दोबारा सरकार बन रही है। रुझानों में बीजेपी को देखिए, बहुमत की जो 31 सीट है उससे 3 सीट ज्यादा पर ही बढ़त दिख रही है। त्रिपुरा में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं चला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार तमाम जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए कि टिपरा मोथा पार्टी क्या जिस तरह की उम्मीदें थी उससे बेहतर इसने खुद प्रदर्शन किया है और बीजेपी हालांकि जितनी सीट लानी थी वो लेकर आ चुकी है, ऐसे में टिपरा मोथा पार्टी किस तरफ रुख कर सकती है? नहीं, टिपरा मोथा पार्टी के पास मजबूरी ये है कि अगर वो चाहे भी कि वो कांग्रेस और सीपीएम के साथ आए तो भी सरकार नहीं बनती है। इस समय टिपरा मोथा पार्टी को जरूरत इस बात की है कि वो पार्टी के साथ जाए जो सत्ता में हो, ताकि वो अपने इस डिमांड को कुछ कम से कम इतना ना वृहद टिपरा लैंड मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए फिर बाकी लोग नाराज होंगे, जो झेलना मुश्किल पड़ेगा सरकार को। लेकिन इतना जरूर है कि टिपरा सर देखिए 3 घंटे के काउंटिंग के बाद जो तस्वीर है वो किस तरीके से साफ हुई है, कम से कम ये इन तस्वीरों में तो दिख रहा है। देखिए जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तीनों राज्यों में बीजेपी आ रही, लगभग ये तय हो चुका है, लिहाजा जाहिर है जश्न मनाने की बात है। धीरेन्द्र पंडित, जश्न मनाना शुरू हो गया है, कहीं जल्दबाजी तो नहीं है किसी तरीके की, खासकर मेघालय के लिहाज से बीजेपी के लिए? देखिए, जल्दबाजी इसलिए नहीं है कि मेघालय में बीजेपी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पार्टी और फोर्स के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहती थी और उसमें वो कामयाब हुई है। मैंने बताया इससे पहले भी कि मैक्सिमम उनका प्रदर्शन 2 था, जो पिछली बार 1 रह गया था। तो इसीलिए वो अगर आगे बढ़ते और अपना तमाम सीटों पर बेस बनाते हैं, आपने झंडा और डंडा तैयार कर लिया, 60 सीटों पर आपका कार्डर खड़ा हो गया, आपके लोग खड़े हो गए, वोट का परसेंटेज आपका बढ़ गया, तो बीजेपी के लिए वो खुश होने की बात है। बीजेपी को दुख तब होता अगर वो त्रिपुरा में उसको दिक्कत होती, तो बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के अपने आसाम के बाद के सबसे ताकतवर इलाके से अगर बाहर होती तो उसको दिक्कत होती, लेकिन वहां बीजेपी वापस आती हुई दिख रही है। और टिपरा मोथा ने जो सबसे बड़ा नुकसान था, चूंकि उसने सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही पहुंचाया है और बीजेपी को ही उसका वोट बैंक और उसका वोट बैंक दोनों बेस एक था, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी सर्वाइव कर जाती है। जरा अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए पूर्वोत्तर में जो मोदी मैजिक है वो बता देते। देखिए, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की वापसी
पीसी हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरह का प्रदर्शन रहा था उससे बेहतर करने की कोशिश थी। नागालैंड में बीजेपी और गठबंधन को 2/3 बहुमत के आधार पर देखिए शायद सरकार बना ली, और पूर्वोत्तर में मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। तो पूर्वोत्तर में मोदी मैजिक किस तरीके का है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का असर यहां पर दिख रहा है। खासकर जो टैली है वो बता रही है कि नागालैंड में गठबंधन की वापसी होती हुई नजर आ रही है। जो 2/3 की मेजोरिटी है वो किस तरीके की है वो आप देख रहे हैं नागालैंड में। और त्रिपुरा के जो आंकड़े हैं वो इस सियासी अटकल को खत्म करते दिख रहे हैं कि टीएमपी और लेफ्ट साथ में आकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी के आंकड़े को यहां पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 3 राज्य बहुत ही छोटे हैं सर, सीट बहुत कम है। विधानसभा के लिहाज से भले ना हो लेकिन लोकसभा के लिहाज से तो कम सीटें हैं इनके सर। ऐसे में इन 3 राज्यों की जीत का मतलब दिल्ली के लिहाज से क्या, 2024 के लिहाज से क्या? ये अनुराग, बहुत दिन से मेरे मन में ये सवाल था और तब हमने इसको जांचना शुरू किया कि क्यों बीजेपी इतनी शिद्दत से नॉर्थ ईस्ट में मेहनत कर रही है। एक तो यह है कि भाई नैतिक जिम्मेदारी है, नॉर्थ ईस्ट हमारा अछूता रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी शिद्दत से इतने छोटे छोटे राज्य हैं, क्या इसको मिलने